ऐसे ही का तमाम ये कंबोज माल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 का मनी सेंट्रल शो और जिसका 626वां एपिसोड है ये। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी हैं खबरों के विश्लेषण के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आप 626 में एपिसोड की ऑन द शो देखिए, खास खबरें देखिए। मैंने खास 2 बार कहा 626वां एपिसोड, क्यों खास है ये आपको पता चलेगा। फिलहाल खबरें जो हैं वो हैं चावल के निर्यात से जुड़ी, जहां से हम ये शो खोलेंगे। क्या चावल का निर्यात खोलेगी सरकार, ये समझेंगे। गूगल की शिकायत करने पहुंचे स्टार्टअप्स, क्या शिकायत की एप्पल गूगल के खिलाफ? एक सी शिकायतें हैं, क्या शिकायतें, क्या असर होगा, ये समझेंगे। पी नोट्स के लिए सेबी का नया प्रस्ताव आया है, क्या प्रस्ताव है ये जानेंगे। भारत के निर्यात को मिल सकता है सहारा, ये दिन की बड़ी खबर होगी। बांग्लादेश में जो क्राइसिस है उससे ऐसी संभावना बन रही है कि भारत के निर्यात को सहारा मिल सकता है, ये समझेंगे। क्या इस साल बिकेगी एलआईसी की हिस्सेदारी, ऐसा कहा गया है, कितनी संभावना है ये समझेंगे। और इंडेक्सेशन खत्म करने के फैसले पर पीछे हटी सरकार, पार्शियल इंडेक्सेशन को वापस किया गया है, जो प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन खत्म करने की बात थी। ये आज दिन की बड़ी खबर होगी। बासमती धान की कीमतों में आई गिरावट से बासमती चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकता है। कम कीमतों का फायदा उठाते हुए चावल निर्यातक ने बासमती धान की खरीद शुरू कर दी है। एगमार्क नेट के मुताबिक फिलहाल उत्तर प्रदेश की मंडियों में बासमती धान 2100 से 2600 रुपए के बीच बिक रहा है, जबकि सरकार ने सामान्य धान के लिए 2320 रुपए प्रति कुंटल का समर्थन मूल्य तय किया हुआ है। पिछले साल मंडियों में बासमती धान का भाव 3000 रुपए प्रति कुंटल के ऊपर था, लेकिन इस साल किसानों को कम भाव मिल रहा है और इसका फायदा निर्यातकों को मिल सकता है। तो सर, क्या सरकार खोलेगी निर्यात? जो सबसे बड़ा सवाल है वो गैर बासमती निर्यात का था, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है और जिसे लेकर पिछले 5-6 महीनों से लगातार सरकार के भीतर अलग अलग स्तर पर विचार चल रहा है, क्योंकि चावल का निर्यात खोलना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत गंवा रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है। कल नीति आयोग की तरफ से एक संकेत आया कि पैडी की फसल का या धान की फसल की बुआई के जो आंकड़े मिल रहे हैं खरीफ के, उसे देखते हुए सरकार आने वाले कुछ दिनों में पैडी की फसल के अंतिम अनुमान आने के बाद चावल के निर्यात को खोलने पर फैसला कर सकती है। हम आपको बताते रहे मनी सेंट्रल में कि गेहूं के स्टॉक को लेकर चुनौती ज्यादा बड़ी है, चावल का स्टॉक सरकार के पास बफर स्टॉक आरामदेह स्थिति में है। तो इसलिए अब इस बात की संभावना बनती दिख रही है कि अगर धान की फसल उम्मीदों के अनुमान के मुताबिक रही और बेहतर उत्पादन हुआ तो शायद सरकार दिवाली के मौसम के आसपास चावल के निर्यात को, नॉन बासमती चावल के निर्यात को खोलने पर विचार करे। भारत के 84% जिले ऐसे हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में आ रहे हैं और उनमें 70% जिले ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक बरसात हो रही है। आईपी ग्लोबल और जीआईएस की तरफ से की गई स्टडी में ये जानकारी सामने आई है। स्टडी में बताया गया कि 2036 भारत में 80% लोग एक्सट्रीम मौसमी घटनाक्रमों का सामना करेंगे। मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से बीते 100 वर्षों के दौरान औसत तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई है, ये बताया जा रहा है। सर, ये आंकड़ा कैसे समझा जाए मौजूदा मानसून की परिस्थिति में भी? ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है और भारत के लोगों को भविष्य की तैयारियों की दृष्टि से कृषि में, निवेश में कारोबार में इसे गहराई से समझना जरूरी है। हम लगातार इस पर चर्चा करते रहे कि क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण में बदलाव भारतीयों की अर्थव्यवस्था पर बुरी तरह प्रभाव डाल रहा है। अभी इस समय भले ही आप बाढ़ के दृश्य देख रहे हों, बादल फटने के दृश्य देख रहे हों, लेकिन ये आंकड़ा बता रहा है कि भारत में आने वाले कुछ दशकों में लगभग अल नीनो जैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। अधिकांश हिस्से में तापमान ज़्यादा बढ़ेगा और गर्मी होगी और यही परिस्थिति विश्व के तमाम अन्य हिस्सों में भी है। और बारिश जितनी होगी वो सामान्य से बहुत ज़्यादा होगी, बादल फटने जैसी घटनाएं होंगी या तेज बारिश होगी। और ये वो सबसे बड़ा पर्यावरण का खतरा है जो अब भारतीय उपमहाद्वीप पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लगभग हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं, सामान्य से ज़्यादा तापमान साल के अधिकांश हिस्से में रहना और फिर अचानक तेज बारिश होना, और ये दोनों ही परिस्थितियां फसलों के लिए, खेती के लिए नुकसानदेह हैं। और अब हम धीमे धीमे उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर्यावरण का असंतुलन या क्लाइमेट चेंज अब सीधे जीविका पर असर कर रहा है, जिस पर हम चर्चा करते रहे हैं। देश की स्टार्टअप कंपनियों के ग्रुप ने कंपटीशन कमीशन सीसीआई से दिग्गज टेक कंपनी गूगल की शिकायत की है। स्टार्टअप्स का आरोप है कि ऑनलाइन विज्ञापन के बाजार में गूगल की तरफ से प्रतिस्पर्धा खत्म करने वाले हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस वजह से स्टार्टअप कंपनियों को गूगल के बीच खींचतान बढ़ गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईफोन निर्माता एप्पल से उसके ऐप स्टोर से जुड़े प्रावधानों
में प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन वाली जांच रिपोर्ट पर जवाब मांगा है। सीसीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये पाया है कि एप्पल ने बाजार में अपनी प्रभावशाली जो स्थिति है उसका दुरुपयोग किया है। सर, ये दोनों ही कंपनियों के पर एक सी शिकायतें दिख रही हैं। माहौल थोड़ा गूगल और एप्पल के खिलाफ पूरी दुनिया में बदल रहा है। अमेरिका में जिस तरीके जो फैसला आया जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और उसके बाद गूगल के बंटवारे की भी संभावना बनती दिख रही है। भारत में भी अब और दुनिया के अन्य बाजारों में भी गूगल और एप्पल के एकाधिकार को लेकर, चाहे वो प्ले स्टोर का एकाधिकार हो या सर्च का एकाधिकार हो, उसे लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ADIF का जो शिकायत CCI के पास पहुंची है वो खासतौर पर ऐप डेवलपर्स को लेकर है, और ये पुरानी शिकायत है कि गूगल अपने प्ले स्टोर के जरिए ऐप डेवलपर्स के साथ भेदभाव करता है, उनके साथ तमाम तरीके की पाबंदियां लगाता है, पेमेंट सिस्टम्स में उनके साथ पक्षपात करता है, और उनके ऐप तक ट्रैफिक नहीं आने दिया जाता, उनके ऐप डाउनलोड्स को सपोर्ट नहीं किया जाता। यानी प्ले स्टोर एक स्वतंत्र डेमोक्रेटिक ऐप स्टोर नहीं है। गूगल जिनको वरीयता देता है उन्हीं के साथ उन्हीं ऐप्स को गूगल के प्ले स्टोर पर प्रमुखता मिलती है रैंकिंग में और बाकी चीज़ों में। ठीक इसी तरीके की चुनौती अब एप्पल के साथ भी आई है। एप्पल को भी CCI ने से शिकायत की गई है कि एप्पल भी अपने मार्केट डोमिनेंस का इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में आईफोन्स की बिक्री हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ी है, और जो प्रीमियम मार्केट है, जो आमतौर पर ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करता है, वो लोग जो कि एप्पल का फ़ोन रखते हैं और मोबाइल पर हाई स्पीड वाले प्लान लेते हैं, वही ऐप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस बाजार में एप्पल की डोमिनेंस है, एप्पल का एकाधिकार है, तो इसलिए वहाँ भी ऐप को डाउनलोड करने के नियमों में, ऐप की व्यवस्था में एप्पल अपना एकाधिकार रख रहा है। तो एंड्रॉयड और iOS दोनों में अब मोबाइल एप्लीकेशन के बाजार में दोनों के मामले CCI के पास पहुँच गए हैं। सर, अभी अमेरिका में एक जो ताज़ा फैसला आया उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो कैसे समझा जा सकता है? माना यह जा रहा है कि शायद भारतीय प्रतिस्पर्धा नियामक भी इस पर कोई फैसला करेगा। हालांकि इससे पहले गूगल पर जुर्माने लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब गूगल की सर्च मोनोपोली, इससे पहले प्ले स्टोर की मोनोपोली पर सवाल थे, गूगल की सर्च मोनोपोली को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठे हैं, और अमेरिका का काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें कहा गया कि गूगल एक इलीगल मोनोपोली है। उसका असर भारत में भी कंपटीशन कमीशन के आने वाले फैसले पर पड़ सकता है, और इसलिए ये दोनों मामले, प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से जुड़े हुए दोनों मामले आने वाले समय में निगाहों में रहेंगे, क्योंकि इनसे पता चलेगा कि भारत के कंपटीशन कमीशन का नज़रिया इन बड़ी जो टेक मोनोपोलीज हैं या टेक डुओपोलीज हैं उनके बारे में क्या है। ये काफ़ी अहम फैसला होगा क्योंकि पूरी दुनिया में जो एकाधिकार वाली कंपनियां हैं उन पर इनका असर होगा। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से पी नोट्स जारी करने वालों पर डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। सेबी ने यह प्रस्ताव दिया है कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को अलग से ऐसे FPI रजिस्ट्रेशन के जरिए जारी किया जाएगा जहां पर किसी तरीके की प्रायोरिटी निवेश नहीं होगा। सर, क्यों किया सेबी ने ऐसा? आमतौर पर जो ODI फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑफशोर डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें कि पी नोट जारी किए जाते हैं, इनका इस्तेमाल हेज फंड्स करते हैं। इनका बाजारों में आमतौर पर इस्तेमाल हेज फंड के जरिए, निवेश के जरिए किया जाता है। भारत में इन इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो विदेशी निवेशकों के इस्तेमाल में आते हैं, तस्वीर बहुत साफ नहीं थी। तो कल सेबी ने कंसल्टेशन पेपर दिया है, एक प्रस्ताव चर्चा पत्र दिया है, और जिसमें ये कहा है कि जो FPIs एग्जिस्टिंग ODI इशू करते हैं उस प्रक्रिया को बंद किया जाएगा, और अब जो डेरिवेटिव्स जिनका इस्तेमाल हेजिंग के लिए किया जाता है उन्हें अलग से जारी किया जाएगा, उन्हें अलग से लिस्ट किया जाएगा। बाजार नियामक सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के लिए योग्यता शर्तों में ढील देने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इस कदम का मकसद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट की भागीदारी को मजबूत बनाना है। सेबी ने बेस सर्टिफिकेशन के रिन्यूअल, शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम नेटवर्थ, मिनिमम एक्सपोजर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सर, कैसे लागू किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट सेबी की बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि इनके जरिए बाजार में कई तरीके की ऐसी सूचनाएं जा रही हैं, इन्फ्लुएंस जा रहा है, जिनके जरिए लोग गलत फैसले लेते हैं, गलत स्टॉक्स खरीदते हैं, और इस पर सेबी लगातार सख्ती करती रही और नियम भी तय किए गए। पर अभी भी कई सारे ऐसे हिस्से थे जहां तस्वीर साफ नहीं थी, और अब जो सेबी अपना नया चर्चा पत्र लेकर आई है, इसमें जो ऐसे फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वास्तव में केवल इन्फ्लुएंसर्स हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है, उनको बिल्कुल अलग किया जाए, और
जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जिनके पास कुछ योग्यताएं होने की ज़रूरत है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बनाई जाए। और इसलिए जो आईए है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और जो रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट हैं इनके पंजीकरण की नई प्रक्रिया आएगी। तो अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए निवेश में आप जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड के निवेश में जुड़े हैं, तो ये ध्यान रखिए कि इस नई प्रक्रिया के बाद आप सही रिसर्च एनालिस्ट या सही इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र चुनें और जो मौजूदा नियम हैं उन नियमों के हिसाब से इस नई व्यवस्था में शायद से भी ये भी सुझाव देगी कि कौन सा रिसर्च एनालिस्ट और कौन सा रिसर्च एडवाइज़र किस तरीके के मॉडल पोर्टफोलियो सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि आमतौर पर इनसे लोग अपने निवेश के पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। बांग्लादेश में भड़की हिंसा और सरकार के गिरने की वजह से भारत पर क्या असर होगा, इसको लेकर परतें खुलने लगी हैं। बांग्लादेश दुनिया का बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है और वहां पर हिंसा भड़कने से भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की संभावना है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं मीडिया में जिसमें दावा किया गया कि वैश्विक खरीदारों ने भारत के टेक्सटाइल इंपोर्ट के इंक्वायरी शुरू कर दी है। इस बीच भारत की कई एफएमसीजी कंपनियों का कारोबार भी बांग्लादेश में फैला हुआ है। हिंसा की वजह से वह कारोबार प्रभावित होने के आसार हैं। बांग्लादेश भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए भी बड़ा बाजार है, लेकिन हिंसा की वजह से ऑटो एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है। सर, ये ऑर्डर जो मिलने शुरू हुए हैं ये कहां से मिलने शुरू हुए हैं? कल हम लोगों ने मनी सेंट्रल शो में चर्चा की थी और कहा था कि बांग्लादेश का संकट राजनीतिक रूप से भारत के लिए बड़ी चुनौती है पर आर्थिक रूप से भारत के लिए अवसर है। और देखिए वो तस्वीर सामने आने लगी। करीब $45 बिलियन की गारमेंट क्लॉथिंग इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश जो जितना निर्यात करता है, जो मर्चेंडाइज निर्यात करता है, उसमें 85% हिस्सेदारी केवल और केवल गारमेंट एक्सपोर्ट की है। यानी एक तरह से गारमेंट एक्सपोर्ट ही बांग्लादेश की पूरी एक्सपोर्ट इकोनॉमी है और टोटल एक्सपोर्ट्स में इनका हिस्सा जिसमें सर्विसेज भी शामिल हैं 70% है। और अब बांग्लादेश में जो लंबी अनिश्चितता का माहौल बना है जो आर्थिक संकट को और गहरा कर सकता है, उस स्थिति में गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए भारत में अवसर बनने शुरू हो गए हैं। संकेत हैं कि कई सारे बायर जो बांग्लादेश से सामान खरीदते थे उन्होंने भारतीय निर्यातकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। हमने कल आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फर्म के स्टॉक्स में भी तेजी आई थी। इसी को देखते हुए तात्कालिक तौर पर उम्मीद की जा रही है कि कोयंबटूर, तिरुपुर के आसपास के जो एक्सपोर्टर हैं फर्म्स हैं उन्हें पहले शुरुआत में ऑर्डर मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि बांग्लादेश में संकट उस समय आया है जब यूरोप और अमेरिका से क्रिसमस की मांग शुरू होती है और नए ऑर्डर दिए जाते हैं। तो जो बायर हैं विदेश में उनके लिए तत्काल आपूर्ति की व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि अभी इसके बाद उन ऑर्डर्स के बाद उनकी आपूर्ति नवंबर तक, दिसंबर तक होगी। तो भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स इस नए अवसर के लिए तैयार हो रहे हैं। बांग्लादेश की एक आर्थिक संकट इस समस्या के बाद गहराने की संभावना है, क्योंकि बांग्लादेश वैसे भी IMF के बेलआउट पर है। 2 किस्तें IMF के बेलआउट की बांग्लादेश को मिल चुकी हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान बैंकों में जितना कर्ज राइट ऑफ किया गया है उसका 5वां हिस्सा भी रिकवर नहीं हो पाया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में दी गई जानकारी में ये पता चला कि 2018-19 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकों ने कुल 9.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है। सर, रिकवरी कितनी हुई? रिकवरी बेहद कम है। अगर आप 9.9 लाख करोड़ रुपए के आसपास देखें तो रिकवरी केवल 1.84 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। और इससे ये पता चलता है कि बैंकों में NPA की स्थिति क्या है। राइट ऑफ का अर्थ यह है कि बैंकों ने इस कर्ज की वसूली की उम्मीद छोड़ दी। हालांकि इसे ये DRT को, रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को या AMCs को बेचेंगे किसी को जो एसेट बाय करती हैं, लेकिन फिलहाल बैंकों ने अपनी खजाने से, अपनी तिजोरी से इनके लिए प्रोविजनिंग कर दी और इनके लिए कैपिटल लगाकर इनको बाहर कर दिया। उसके बाद जो बचे हुए हैं उनकी वसूली होगी। और भारत में अभी भी रिकवरी की स्थिति, फंसे हुए कर्जों की रिकवरी की स्थिति बेहद चिंताजनक है, आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि बैंक्रप्सी कोड आने के बाद बैंकों के लिए रिकवरी की संभावना थोड़ी बढ़ी है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। इकोनॉमिक सर्वे में उस पर जिक्र भी किया गया, पर यह आंकड़ा बताता है कि बैंक कितना ऋण बत्ते खाते में डालते हैं और उसके बदले उनको वसूली कितनी होती है। 9.9 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ और उसके बदले केवल 1.84 लाख करोड़ की वसूली। मिनिमम शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान LIC में 5% हिस्सेदारी बेच सकती है। सरकार के पास LIC में अभी 96.5% हिस्सेदारी का एक छोटा हिस्सा बेचने के लिए सरकार फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। सर, हो पाएगा इस साल ये? अगर QIP लाना है या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाना है, दोनों में फर्क है। QIP में शायद सरकार 5% हिस्सेदारी बेच दे, लेकिन फिर भी 75% वाली सीमा तो तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 90% से ज्यादा हिस्सेदारी LIC में है। इससे पहले सरकार ने संकेत दिया था चुनाव
से पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से संकेत आए थे कि अगले साल एलआईसी को बाजार में दोबारा विनिवेश के लिए लाया जाएगा। एलआईसी की कुछ योजनाएं जो हमें चुनाव के आसपास जुलाई के महीनों में बजट के से पहले सक्रिय होती दिखी थी, अचानक वो ठंडी पड़ गई हैं। जैसे एलआईसी को नया लाइसेंस दिया जाना, एलआईसी को हेल्थ इंश्योरेंस में आने की छूट दी जानी, ये सारे प्रस्ताव सीमित हो गए हैं। ऐसा संकेत मिल रहा है कि इस 5% के डाइवेस्टमेंट से सरकार थोड़ा बजट घाटा पूरा करने के लिए और डिसइन्वेस्टमेंट से राशि लाने की कोशिश करेगी। चूंकि एलआईसी ऑलरेडी लिस्टेड है बाजार में, उसका वैल्यूएशन मिल चुका है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हाथ को लाना और उनको निवेश करना मुश्किल नहीं होगा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन कोई बड़ा विनिवेश करने के लिए शायद एलआईसी को के लिए सरकार को भी 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के मामले में करदाताओं को राहत देने का प्रस्ताव रखा है। इससे पूंजीगत लाभ पर 20% या 12.5% टैक्स में से कोई एक चुनने का विकल्प मिलेगा। संशोधित प्रस्ताव ये है कि 23 जुलाई 2024 से पहले मकान खरीदने वाला कोई व्यक्ति, हिंदू विभाजित परिवार, इंडेक्सेशन के बिना 12.5% की नई योजना के तहत टैक्स देने का विकल्प चुन सकता है। पुरानी व्यवस्था का अगर उससे फायदा लेना है तो 20% इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स चुनने का विकल्प दिया जा सकता है। सर, वित्त मंत्री के इस रिस्टोर को समझा कैसे जाए इस प्रस्ताव का? वित्त मंत्री का वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में जो वित्त विधेयक जो पेश किया गया उसमें एक संशोधन डाला गया और ये संशोधन प्रॉपर्टी पर एलटीसीजी की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जो व्यवस्था आई थी उसे ठीक करने के लिए लाया गया और उसे पार्शियल रोल बैक है। चुनौती और आश्चर्यजनक बात यह है कि 15 दिन पहले 20 दिन पहले सरकार के पूरे वित्त मंत्रालय ने जिस प्रस्ताव को बनाया पेश किया उसे 1 हफ्ते बाद ही पार्शियल रोल बैक करने का फैसला लेना पड़ा। ये दबाव था। अब इसे हम करीब से समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने 23 जुलाई 2024 के से पहले कोई भी डील्स की हैं, यानी पिछले साल की डील्स की। भविष्य में ये लागू नहीं होगा। तो एक चीज़ सरकार ने क्लियर कर दी कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव पिछली तारीख से इसे लागू नहीं किया जाएगा और वहाँ दोनों विकल्प दे दिए गए, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और विद इंडेक्सेशन 20%। और इसे आप पार्शियल रोल बैक मान सकते हैं, लेकिन भविष्य के सौदों के लिए, भविष्य में 23 जुलाई के बाद होने वाले प्रॉपर्टी सौदों पर वही व्यवस्था लागू रहेगी जो बजट में घोषित की गई थी। सर, कितने लोगों को फायदा होने की उम्मीद है इससे? अब बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना इसलिए नहीं कि वो लोग जिन्होंने अभी बेची होगी 23 जुलाई से पहले तक की और जिनके अभी इनकम टैक्स कैलकुलेशंस में आने वाले होंगे, क्योंकि आमतौर पर जिन्होंने 1-2 साल पहले बेची होगी तो एलटीसीजी पे कर चुके होंगे। अब उनको हर साल अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो डिक्लेयर करना होगा। तो ये फायदा व्यवहारिक रूप से जनवरी से जुलाई के बीच में जिन्होंने सेल किया होगा और जो अपने अगले साल के रिटर्न्स में उसको करेंगे उनके लिए फायदा होने वाला है। बाकी जो आने वाले भविष्य के सेल्स हैं उस पर इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा। प्रॉपर्टी बाजार पर इसके बड़े असर होंगे। इसको हमें गहराई से समझना जरूरी है। देखिए, भारत के प्रॉपर्टी बाजार में शुभम 2 तरीके के बायर हैं। एक वो बायर हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सेकेंडरी होम, थर्ड होम खरीदते हैं या जमीनें खरीदते हैं और इन्वेस्टमेंट के तौर पर करते हैं। और दूसरे वो हैं जो होम बायर्स हैं, जो अपने लिए प्राइमरी पहला होम खरीदते हैं। और इस प्राइमरी होम बायर बाजार में मकानों की सप्लाई पर्याप्त नहीं है और इसलिए रीसेल होम्स का एक बड़ा बाजार भारत में उपलब्ध है और इसीलिए भारत में प्रॉपर्टी लगातार बिकती रहती है। एक प्रॉपर्टी 5-5, 6-6 साल बाद कई लोगों तक जाती रहती है। रीसेल का बाजार भारत के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग नई प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी उनको उपलब्ध नहीं होती या नई प्रॉपर्टी उनकी ज़रूरतों के हिसाब से दूर होती है, शहर से बाहर होती है। और बहुत से लोग ऐसे जो अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी से अपग्रेड करना चाहते हैं, 2 BHK हाउस से 3 या 4 BHK हाउस में जाते हैं, उन्हें अपनी नई प्रॉपर्टी को पार्ट फाइनेंस करने के लिए पुरानी प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो रीसेल मार्केट है भारतीय बाजार में, ये मार्केट भारत के होम बायर्स के लिए, घर खरीदने वालों के लिए काफ़ी बड़ा स्रोत रहा है और उस पर इस प्रावधान का असर आने वाले महीनों में हमें दिखाई देगा। पीछे की तो बात खत्म हो गई 23 जुलाई से पहले। इसके बाद नया मकान आपको पुराना मकान बेचने पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म हो जाएगा, महंगाई एडजस्टेड रिटर्न नहीं होगा। इसका असर यह होगा कि एक तो रीसेल मार्केट में मकानों की सप्लाई घट सकती है और रीसेल मार्केट में मकानों की सप्लाई घटेगी और इसे अगर आप हाउसिंग मार्केट के दूसरे हिस्से को देखें जहाँ सस्ते मकान अब उपलब्ध नहीं है, महंगे मकान ही मिल रहे हैं, तो अब खरीदने वाले मकानों की संख्या कम होगी और इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस में एक बढ़ोतरी भी होगी और रेंटल यील्ड और रेंट में भी बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्री वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कुछ और घोषित करें तो अलग बात है, नहीं तो फिलहाल इंडेक्सेशन की परिस्थिति प्रॉपर्टी मार्केट के मामले में, हाउसिंग मार्केट के मामले में कुछ ऐसी है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ।
शुरुआती जांच के बाद 8 साल के बाद सीबीआई ने कोयला खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल करने में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में आदित्य बिरला समूह की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई का आरोप है कि हिंडाल्को ने ओडिशा में सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र झारसुगुड़ा में तालाबीरा एक खादान में कोयला खादान की अनुमति लेने के लिए रिश्वत का सहारा लिया था। यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में जापान की दिग्गज वित्तीय कंपनी मिजुहू बाहर निकल गई है। अब इस दौड़ में केवल 2 दावेदार SMBC और एमिरेट्स NBD बचे हैं। संपत्ति के हिसाब से भारत का छठा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक अब एक नए मालिक की तलाश कर रहा है। 4 साल पहले RBI ने इस बैंक को डूबने से बचाया था। मोबाइल डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होने वाले 30 प्रमुख पार्ट में से 12 पार्ट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए एक लोकल इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत मोबाइल पार्ट्स को भी शामिल किया जा सकता है। उत्पादन, कैपेक्स और रोजगार सृजन के आधार पर सरकार कंपनियों को प्रोत्साहन देगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? एस बैंक का डाइवेस्टमेंट बड़ा दिलचस्प होने वाला है। भारत में 51% स्टेक इस बैंक की सेल होनी है और ये भारत के हाल फिलहाल के इतिहास में शुरू सबसे बड़ा मर्जर एक्विजिशन होगा। करीब 73,020 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है। और अब जापान के मिजो बैंक हटने के बाद सुमितोमो और एमिरेट्स NBD 2 बचे हैं। इन दोनों में से कोई इस बैंक को खरीदेगा, क्योंकि SBI ने, जब आपको याद होगा, इस बैंक में जब 5-6 साल पहले क्राइसिस आई थी और SBI ने निवेश किया था, उसके बाद SBI इससे अब एग्जिट करना चाहता है। तो एस बैंक के स्टॉक में भी काफ़ी गतिविधियां हाल फिलहाल में रही हैं और अभी देखना होगा कि भारत का ये बैंक, जो कि रैंकिंग में 5वें-6ठे नंबर पर आता है, वो किस विदेशी निवेशक के, किस विदेशी कंपनी के हाथ में जाता है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल पर विराम लगाने का वक्त आ गया है। सर, कुछ और कहना चाहेंगे आप? हाँ, मनी सेंट्रल के साथ अब अगले कुछ दिनों तक मैं उपलब्ध नहीं होऊंगा एक प्रवास के कारण। तो मनी सेंट्रल में बाकी लोग उपलब्ध रहेंगे, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में 626 एपिसोड के बाद लगातार 626 एपिसोड किए जो हम लोगों ने बगैर किसी ब्रेक के, कि जब से हमने 626 में 26 ऐसे होंगे जिसमें मैं नहीं था। 600 में तो मैं भी होऊंगा। तो लगातार 626 एपिसोड के बाद अब मनी सेंट्रल से मैं कुछ समय के लिए विदा होऊंगा। इसके साथ इकोनॉमिकम का जो पिछला एपिसोड हमने शूट किया था उससे भी मैं विदा होऊंगा। एक प्रवास है, उस प्रवास के लिए निकलना है। उसके बाद हम वापसी करेंगे और आपको सूचना देंगे। मनी 9 के साथ बने रहिए, मनी 9 देखते रहिए और अपनी जानकारियां, अपने सवाल हमारे साथ साझा करते रहिए। बहुत बहुत आभार। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज